राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, एज यू ऑलवेज से कि कोई भी चुनाव हो हमेशा धर्म और जाति के नाम पर ही लड़ा जाता है, तो इसीलिए चुनाव है, ये मजबूरी हो गई है कि अब यहां पर बटेंगे तो कटेंगे कहना पड़ रहा है। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, वोट जिहाद, इसका जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तक तो मुसलमान आया है, पाकिस्तान नहीं आया। कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा चुनाव में। दरअसल मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से के बाद जो महाराष्ट्र में असर हुआ, जो उत्तर प्रदेश में असर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ के बोल उसी की वजह से ऐसे आए हैं। वो जो लोकसभा के अप्रत्याशित चुनाव महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आए, अब विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में और विधानसभा के चुनाव यहाँ महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो भारतीय जनता, और दूसरी बात जो मैंने कल कही थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मामले में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको दूर बैठे ये लगता है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी लड़ रही है और एक तरफ महायुति लड़ रही है। दरअसल जमीन पर ऐसा है नहीं। जमीन पे 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं कोई सामंजस्य, कहीं कोई साम्य, ज़्यादातर सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से 2-2 दर्जन से ज़्यादा बागी कैंडिडेट्स अपने ही युति के खिलाफ, अपने ही गठबंधन के खिलाफ मैदान में हैं। अब एक तरफ मुसलमान की, औरंगजेब की, हैदराबाद के निजाम की, रजाकार की, ये सब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ उसी महायुति में अजीत पवार हैं और अजीत पवार ने दम ठोक कर नवाब मलिक को टिकट दिया, जो जेल से कुछ दिनों पहले आए। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र का एक एक आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 दशक या उससे ज़्यादा समय से नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के साथ जोड़ कर रखा था, लेकिन अजीत पवार को वो हटा न सकी। तमाम वो मुद्दे, तमाम वो बातें जो स्थानीय स्तर पर मैटर करती, और ऐसा नहीं, नवाब मलिक को तो चुनाव लड़ाया ही। नवाब मलिक की जो सीट है वहाँ से अजीत पवार ने उनकी बेटी को भी टिकट दिया है। 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को अजीत पवार ने उतारा है। और अजीत पवार के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा है, वो उनके उन 4 सीटों के अलावा और सीटों पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए बहुत ज्वाइंट रैलीज आप देख रही होंगी कि इन दलों के नेता नहीं कर रहे, अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, गठबंधन के सीटों के ऐलान के समय तो साथ साथ दिखते हैं, लेकिन अपने चुनाव प्रचार में, अपनी रैलियों में वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। अजीत पवार के बटेंगे कटेंगे के जवाब के बावजूद प्रधानमंत्री, और अभी कल इसी अमरावती में मैं था, योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, उन्होंने जो आपने बयान दिखाया वो वहीं उस जनसभा में मैं मौजूद था। तो ये इस पूरे इलाके में उसी एग्रेसिवली, उसी तरह से योगी मोदी अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, तकरीबन 150 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर वो सामने आई थी, वो अपनी संख्या में किसी भी तरीके से इजाफा करना चाहती है और अकेले दम पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है। और उसी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर रोकना चाहते हैं, अपने सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि 23 जून को जब नतीजे आए तो ऐसा न हो कि बीजेपी उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दे या उनका अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ करे। इसी तरह महागठबंधन में सारी निगाहें शरद पवार के ऊपर लगी हुई हैं। कमोबेश शरद पवार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ या लड़वा रहे हैं जितने पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। शरद पवार पूरी कोशिश कर, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं और शरद पवार के बागी उम्मीदवार हैं, तो दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें हैं। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये 6 पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं। 23 तारीख की शाम को 2 बजे के बाद जब नतीजे आने जैसे शुरू होंगे, मुझे लगता है कि नई सरकार बनाने की रणनीति, और कोई भी आदमी, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा कल का कार्यक्रम अगर आपने देखा हो, आदिवासी इलाके से बिल्कुल रिमोट इलाका, 70 किलोमीटर जंगल में चल के मैं उस इलाके में पहुँचा, और आदिवासियों ने सिर्फ एक ही बात कही कि हमें तो पता ही नहीं जिसे वोट देंगे वो चुनाव जीतने के बाद किस तरफ होगा। और ये कमोबेश पूरे महाराष्ट्र की जनता के दिमाग में है कि पता नहीं वोट किसको दे रहे हैं, सरकार किसकी बने, और जिसकी बने उसमें कौन कौन शामिल हो जाए और आगे भी कौन कौन सी पार्टियों में टूट हो जाए, इसका कोई भरोसा महाराष्ट्र के वोटर्स को नहीं है। और इसीलिए
मैं बार बार कहता हूँ, एक बॉलीवुड फिल्म का जो डायलॉग है कि डायरेक्टर के जज्बात का, नेता की बात का और मुंबई की बरसात का और कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। और ऐसे में इसीलिए लगातार हम 23 नवंबर पर ही निगाहें जो है वो गड़ाए बैठे हैं कि उसके बाद जो असल तस्वीर है वो सामने आएगी, कौन कहां किसके साथ और किसको अकेला छोड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन राजीव, इस बीच क्योंकि एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि भाषणों में जिस तरह से अब स्तर बयानबाजी के जरिए जो गिरता नजर आ रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है। आखिर इसे रोकेगा कौन? क्योंकि यहां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिख रही है और इस वोट बैंक के चलते लगातार भाषणों में, बयानबाजी में स्तर भी लगातार गिरता नजर आ रहा है। देखिए, वो एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा। तो ये जो चीज़ें हैं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर थी, इलेक्शन की निगरानी थी, भाषाई मर्यादा पर, ये सब काम हमारा आपका तो है नहीं, जनता का तो है नहीं। नेताओं पर लगाम रखने का, लगाने का जो काम था वो चुनाव आयोग का था। चुनाव आयोग के हो सकता है जो कमिश्नर्स हैं उनके टीवी का वॉल्यूम या ऑडियो ठीक से काम न कर पा रहा हो, वो न सुन पा रहे हो, लेकिन आप देख ही लीजिए कि इस तरह के बयान जो कोई भी दे रहा है, अभी तक मेरे देखने में तो महाराष्ट्र के चुनाव में एक भी नोटिस किसी भी पक्ष के नेता को चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया हो, पहले तो नोटिस देते थे, नोटिस भी दिया हो, ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तो नेता बेलगाम जिसको जो मन है वो बोलते जा रहा है। अभी बताइए, नितिन गडकरी, मैं बहुत उनका सम्मान, पूरा देश उनका सम्मान उनके काम के लिए करता है। कल यही यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जालना में आके कह रहे हैं जो जाति की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा, लात खाएगा, इस टाइप की बात। मतलब भाषाई मर्यादा दिनों दिन गिरती जा रही। तो नेताओं को खुद सोचना चाहिए। वो पंक्तियां जो एक गाने में लिखी गई हैं, अब धीरे धीरे उसको स्कूलों में गाना बंद कर ही दिया गया है। मुझे लग रहा है कि अब एकदम ही बंद हो जाएगा कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो अब ये पहले नेता तुम ही हो कल के गाया जाता था प्रभात फेरियों में, स्कूल के उसमें, अब धीरे धीरे ये मैं देख रहा हूँ स्कूलों में बजना भी बंद हो गया और धीरे धीरे अध्यापक और माँ बाप अपने बच्चों को इस लाइन को न गाने या चुप ही हो जाने के लिए कहेंगे। अब कोई भी नेताओं ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, देखिए पूजा थोड़ी दार्शनिक बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान ऐसी धरती है जिसने कुर्सी वालों को कभी पूजा नहीं की है। यहाँ पूजा उसी की हुई है जो कुर्सी पर नहीं बैठा है। आप बड़े से लेके नीचे तक, महात्मा गांधी को लोग इसीलिए पूछते हैं। महाराष्ट्र में एक बाला साहब ठाकरे की फोटो के बगल में जब आप देखेंगे हमेशा लिखा रहता है देवत्व। तो देवता तुल्य अगर बाला साहब ठाकरे की इज्जत होती है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो कुर्सी पर नहीं बैठे। जो भी कुर्सी पर बैठा किसी भी, उसकी पूजा नहीं होती है। अब बहुत छोटे लेवल पर आप ठाणे में कभी जाइए, आनंद दीघे का जो आनंद आश्रम है वो ठाणे के लेवल के नेता थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा एक भगवान की तरह ठाणे के लोगों में है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पूरा वक्त सामाजिक कार्य में, कोई नेता चुनाव नहीं लड़े ना, उनके ऊपर आरोप भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति पर लगते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और कोई पद की लालसा न करके जनता की सेवा की। जो भी कुर्सी पर बैठ गया, चाहे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर, डीएम सीएम पीएम, जिस भी कुर्सी पर बैठ गया उसकी पूजा नहीं होती है। नेताओं को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो नेता कुर्सी पर भी बैठे, एक दिन ऐसा आए कि उनकी भी पूजा हो। बिल्कुल।